हेलो दोस्तों, आजकल एक मूवी द केरला स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर चल रही है। जिसको देखो इसी मूवी की बात कर रहा है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छे नंबर्स प्रेजेंट कर रही है, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया कमा भी रही है। तो क्यों ना आज हम बात करें कि इस मूवी में बताई गई कहानी कितनी सच और कितनी झूठ है। तो दोस्तों, मैं हूँ सागर, आपका स्वागत है जनरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं द ट्रूथ ऑफ केरला स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो दोस्तों, इस मूवी का बेसिक प्लॉट या फिर कहानी ये बताता है कि कैसे केरला में 32,000 से ज़्यादा लड़कियों को ज़बरदस्ती एक फौज लव जिहाद में फंसाया गया और उनका धर्म परिवर्तित करा के उन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाया गया और उनको ले जाकर ISIS में कैसे भर्ती कराया गया। और वो ये भी बताता है कि इन सभी 32,000 लड़कियों की लाशें अभी फिलहाल सीरिया और यमन के रेगिस्तान के अंदर दफन है। तो दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले कि ये चीज़ कितनी सच है और कितनी झूठ है, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैं काफ था और जिसका मतलब आप हिंदी में देखें तो वो होता है मेरा संघर्ष, यानी कि माई स्ट्रगल। और इस बुक के पहले ही चैप्टर में लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है द बिग लाई। उस टेक्निक के हिसाब से आपको इतना बड़ा झूठ बोलना चाहिए कि लोग एक बारी में सोचें कि यार इतना बड़ा नंबर या इतनी बड़ी चीज कोई बोल रहा है, ये चीज झूठ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और साथ ही साथ हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, यानी कि जो उसने मिनिस्टर रख रखा था लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, उसने एक और टेक्निक बनाई थी जिसका नाम रेपिटिशन था कि इसी बड़े झूठ को इतनी बार बोला जाए कि जिस किसी आदमी के अंदर थोड़ा बहुत डाउट हो भी कि ये चीज झूठ है, उसके दिमाग में भी झूठ को रिप्लेस करके ये चीज सच बन जाए और जो चीज अभी तक उसके दिमाग में सच की तरह चल रही थी वो उसके लिए अब झूठ बन जाए। और इसी के साथ एक हाफ ट्रूथ नाम की टेक्निक भी यूज की जाती थी जिसके हिसाब से आप पूरे के पूरे झूठ में बस कुछ ही टुकड़े सच के डाल दीजिए और वो अपने आप उस पूरे झूठ को सच कर देगा। और दोस्तों, इन्हीं 3 टेक्निक्स का यूज करके इंडिया की भोली भाली जनता को ये मूवी बेवकूफ बना रही है और उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप चाहें तो जाकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको हिटलर के बारे में सारी जानकारी गूगल पर ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करें कि ये मूवी इन टेक्निक्स को कैसे यूज कर रही है, तो सबसे पहले सामने आता है 32,000 का वो बड़ा नंबर। दोस्तों, 32,000 का वो बड़ा नंबर अपने आप में हिटलर की पहली टेक्निक द बिग लाई को यूज करता है, क्योंकि 32,000 जैसे बड़ा नंबर यूज करने के बाद हर किसी को यही लगेगा कि यार मूवी ऐसी थोड़ा ना बनी होगी, 32,000 इतना बड़ा नंबर है तो कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई तो होगी ही। और साथ ही अब बात करें कि जब इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से ये पूछा गया कि आपके इस मूवी को बनाने के पीछे सोर्स या फिर कहानी कहां से आई है, तो उन्होंने 3 इंसिडेंट्स के बारे में बात की, जिसमें से पहला था साल 2010 में केरला के पूर्व CM ओमन चांडी की तरफ से दी हुई विधानसभा में एक स्पीच जिसमें वो कुछ 2,500 औरतें और केरला और धर्म परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। और दूसरा इंसिडेंट बताया जाता है VS अच्युतानंद, जो कि खुद केरला के एक पूर्व CM है, उनके एक स्पीच के बारे में जिसमें उन्होंने बोला था कि आने वाले 20 से 25 सालों में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और अगर आप इसे गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये स्पीच देखने को मिल जाएगी और आप सोचेंगे यार ये भी चीज सही है। और तीसरी बात ये है कि मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम फातिमा है, उसको ये बताया गया है कि उसे जबरदस्ती वहां इंडिया से अफगानिस्तान लाया गया था और अभी फिलहाल वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और गूगल पर सर्च करने पर एक और आर्टिकल सामने आता है जिसमें फातिमा नाम की एक औरत के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ वो अभी अफगानिस्तान की जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें शुरुआत में देखकर तो आपको एकदम सच लग रही हैं और सोचने में यही आएगा कि ये चीज गलत कैसे है। पर दोस्तों, इंडिया के लोगों की यही दिक्कत है, वो कोई भी चीज पूरी गहराई से नहीं पढ़ते। उन्हें जो भी चीज देखनी होती है, खबर पढ़नी होती है, बस उसकी हेडलाइन पढ़ के ही छोड़ देते हैं। और अगर बात करें ओमन चांडी के बारे में तो वो किसी भी तरह फोर्स कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने 2010 में केरला की विधानसभा को अपने भाषण में ये बताया था कि साल 2006 से 2010 के बीच 2,667 यानी कि 2,667 औरतों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तित होकर वो मुस्लिम बनी है। और यहाँ पे किसी भी तरह लव जिहाद या फिर फोर्स कन्वर्जन वर्ड का यूज नहीं किया गया था। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर स्टेट में कहीं भी लव जिहाद का कोई भी केस सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त
कदम उठाए जाएंगे। और अब बात करें वीएस अच्युतानंद के स्पीच के बारे में, तो पहली बात तो उन्होंने वो स्पीच मलयालम भाषा में दी थी और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उनकी स्पीच को इंग्लिश सबटाइटल्स में गलत तरह से दिखाया। जो चीज उन्होंने मलयालम भाषा में बोली थी उसको बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लिश में नहीं लिखा गया और इसी वजह से बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि यहाँ पर वीएस अच्युतानंद या टेररिज्म या फिर फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि मुस्लिम टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करती है, उसको अगर बैन नहीं किया गया तो आने वाले 20 से 25 सालों में केरला एक इस्लामिक स्टेट बनकर रह जाएगा और यहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे पीएफआई के मामले को एक फोर्स कन्वर्जन में बदल दिया गया और लव जिहाद को इस चीज के साथ जोड़ दिया गया। और दोस्तों अब बात करें मूवी में बताई गई फातिमा के बारे में, तो अगर आप इस बात को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा और ये आर्टिकल बात करता है 4 औरतों के बारे में जो साल 2016 से 2018 के बीच इंडिया से अफगानिस्तान एक टेररिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरसान प्रोविंस ज्वाइन करने गई थी और साथ ही साथ ये किसी भी तरह जबरदस्ती वहां नहीं लेके जाई गई थी, ये अपनी मर्जी से वहां पर अपने पतियों के साथ गए थे और इन सभी के पति अलग अलग हमलों में कुछ दिनों के अंदर ही मारे गए। और दोस्तों आप यहाँ पे सोचने में लगेगा कि क्योंकि ये अपने पतियों के साथ वहां गई थी तो इसलिए इन्हें मजबूरन ले जाया गया था, पर दोस्तों ये भी वहां पर एक ट्रेन टेररिस्ट बनी थी और इन औरतों का नाम था निमिशा उर्फ फातिमा ईसा, सोनिया सेबास्टियन उर्फ आयशा, रफेला और मैरिन जैकब यानी कि मरियम। और दोस्तों अगर आप 2018 की एनआईए की रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया में टॉप 10 वांटेड टेररिस्ट में इन 4 औरतों का भी नाम शामिल है। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये 4 औरतें अपने आप में इतनी बड़ी टेररिस्ट हैं कि इनको एनआईए अपनी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखती है, तो आखिरकार एक मूवी फातिमा नाम की औरत को इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रही है कि उसको जबरदस्ती वहां कर ले जाया गया, क्योंकि अगर वो वहां जबरदस्ती लेके गई होती तो अभी वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में तो नहीं आती। और साथ ही साथ साल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी औरतों को इंडिया में एंट्री देने से मना कर दिया था और इनकी इंडिया में आना जाना इनका बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों इसे पता चलता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इनकी एंट्री को बैन करती है तो मतलब ये अपनी मर्जी से अफगानिस्तान जाकर टेररिस्ट बनी थी और इसी वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट इन्हें यहां नहीं ले आना चाहती। दोस्तों यहां पे आप खुद ही सोचिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इनको इंडिया में नहीं आने देना चाहती तो ये एक बहलाई फुसलाई गई टेररिस्ट बनाई गई है या फिर ये एक पूरी तरह से ब्रेन वॉश टेररिस्ट है। तो दोस्तों सुदीप्तो सेन के दिए गए सारे ही सबूत पूरी तरह गलत साबित हुए, उनमें कुछ सच्चाई तो है यानी कि कुछ हाफ ट्रुथ तो है, पर और बाकी की पूरी कहानी उनके मन से बनाई हुई है और ये पहली बार ही सुनने में लगता है कि हाँ यार ये सब कुछ सच बोल रहे हैं और मूवी भी अपने आप में बिल्कुल ही सच है, पर यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर सके कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया था। और अगर बात करें 32,000 लड़कियों के क्लेम के बारे में तो साल 2015 में एनआईए और सीआईए ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके हिसाब से सिर्फ आज तक 155 इंडियंस ने ही, यानी कि सिर्फ 155, इंडिया के पिछले 70-75 साल के इतिहास में सिर्फ 155 इंडियंस ने ही आईएसआईएस ज्वाइन किया है और जिनमें से सिर्फ 7 ही लोग केरला के थे और उन 7 लोगों में से 3 औरतें केरला से थी। और हम उन औरतों के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी नहीं जानते कि उनका नाम क्या था, वो किस एज ग्रुप की थी, ये सब नहीं जानते, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 3 औरतें और 32,000 औरतों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। 3 और 32,000 में 1000 गुना ज्यादा का फर्क आ जाता है और ये पूरा का पूरा व्यू और पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल के रख सकता है। और अगर आप यहाँ पर सोचें कि यार 3 औरतें हो या 32,000 औरतें, बात तो सेम ही है, मतलब उनके साथ भी वही हुआ, अन्याय हुआ, और 32,000 के साथ अन्याय हुआ, क्या फर्क पड़ता है? अन्याय तो अन्याय होता है, इनजस्टिस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी पिछले 6 से 7 महीनों में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई जिसमें कि 3 इंडियंस ने 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अपने साथ ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स के ऊपर पेशाब कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। पर अगर इसी चीज को लेकर यूएसए या फिर जापान जैसा कोई देश द इंडियन स्टोरी नाम से एक मूवी बना दे जिसमें बताया जाए कि हर एक इंडियन जो भी फ्लाइट में ट्रैवल करता है वो अपने हर पैसेंजर के साथ यही करता है, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? आप तो यही कहेंगे कि ये मूवी पूरी तरह से गलत है और ये इंडिया को बदनाम करने के लिए बनाई गई है और एक प्रोपेगेंडा मूवी है। तो दोस्तों यहां पर आप मतलब समझेंगे कि 3 लोग और 32,000 लोगों में क्या फर्क है, क्योंकि 3 लोग अगर वो काम करें तो वो उनकी खुद की गलती है, पर अगर 32,000 लोग वो काम करें तो वो पूरी देश की बदनामी होगी, क्योंकि 32,000 लोग अपने आप में छोटी चीज नहीं है, ना ही छोटा नंबर है, क्योंकि इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे शहर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन भी 32,000 नहीं है। और दोस्तों अगर इसी टॉपिक पर एक मूवी बना दी जाएगी तो आप उसका विरोध बहुत ज्यादा करेंगे, पर अगर वही एक इंडियन स्टेट को बदनाम करने के लिए एक पिक्चर बनाई गई है और वो भी उस डायरेक्टर की तरफ से बनाई गई है जो खुद बंगाल के होकर केरला के ऊपर पिक्चर बना रहे हैं, तो आप उस पिक्चर को बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन देंगे, उसे जाके सिनेमा हॉलों में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप
आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बात अपने आप में कितनी सच है और कितनी झूठ है, और इंडिया में कैसे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट अपने आप धीरे धीरे मूवी के नाम पे बढ़ता जा रहा है, और इसे हम लोगों को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जब इस बारे में सुदीप्तो सेन से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये सब बिना मतलब के सवाल हैं और इन सभी सवालों से वो बचते रहे। और जब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई, जब वो जेएनयू में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ये एक आर्बिट्रेरी यानी कि एक अंदाजन नंबर है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। और जब आखिरकार जाकर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वहां पर तो ये एकदम पलट ही गए। उन्होंने 32,000 के नंबर को चेंज करके फिर से 3 पे ला दिया, यानी कि 32,000 को चेंज करके 3 पे लाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्तों। इन्होंने तो वही काम किया जो एक इरेजर पेंसिल के साथ करती है, वही काम सुदीप्तो सेन ने अपने मूवी के टीजर के साथ किया, जहां पे इसके डिस्क्रिप्शन में 32,000 लड़कियां पहले लिखा हुआ था, अब उसे चेंज करके 3 गर्ल्स लिख दिया गया है। और ये अपने आप में खुद ही एक सच्चाई मूवी की बताती है कि ये कितने सच्चाई और कितने अच्छी चीज पे बनी हुई है और कितनी झूठ है। और दोस्तों ये मूवी खराब नहीं है। अगर आपको एक अच्छी मूवी देखनी है जिसमें आपको अच्छी एक्टिंग और अच्छा स्क्रीन प्ले देखने को मिले और आप एंटरटेन हो तो ये मूवी आपके लिए वो काम कर देगी, पर तभी तक जब तक ये फिक्शनल कहानी बताई, यानी कि जब तक ये काल्पनिक कहानी है तभी तक ये आपको एंटरटेन करेगी। क्योंकि जब जब ये कहानी अपने आप को काल्पनिक से एक असली कहानी बताने की कोशिश करेगी तब तब आपको एक बात याद रखनी है कि इस कहानी में कुछ भी सच्चाई नहीं है। 32,000 का क्लेम तो कहीं आस पास तक भी नहीं पड़ता, और वो 32,000 का क्लेम असलियत में 3 लोगों की बात है। और दोस्तों इस मूवी को थोड़ा बढ़ाने चढ़ाने का काम तो पॉलिटिशियंस ने भी किया है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही कर्नाटका की एक रैली में मोदी जी ने इस मूवी के बारे में जिक्र किया और बोला कि इस मूवी में बहुत चीजें बताई गई हैं। और साथ ही साथ अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल ने इस मूवी को बैन भी कर दिया, और उसके अगले ही दिन यूपी ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कैसे काम चल रहा है, एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी बैन कर रहा है, एक आदमी दोबारा सपोर्ट कर रहा है, और अभी फिलहाल हरियाणा में भी इस मूवी को टैक्स फ्री करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिशियंस का तो काम यही है कि वो किसी टॉपिक को लेकर बढ़ाए चढ़ाएं और अपना खुद का प्रोपेगेंडा और खुद का एजेंडा फैलाएं। पर यहाँ पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आप ये मूवी देखेंगे भी तो ये जरूर याद रखेंगे कि ये मूवी किसी भी तरह से सच्ची नहीं है और पूरी तरह काल्पनिक घटनाओं पर बनी हुई है। और इस मूवी को देखकर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को इस चीज को लेकर टारगेट नहीं करेंगे और ना उन्हें कोई चीज बोलेंगे। और दोस्तों इस तरह की मूवी के बनने का ट्रेंड चालू हुआ था पिछले साल, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब इसे एक ट्रेंड जैसा चला है कि इस तरह की रियल लाइफ स्टोरी पे एक मूवी बननी चाहिए। पर दोस्तों डायरेक्टर्स ये बात भूल जाते हैं कि कश्मीर फाइल्स बिल्कुल सच कहानी पे बेस्ड थी और उसमें गलत कुछ भी नहीं था। हाँ, हालांकि कुछ चीजें गलत थी पर और बाकी सच थी, और इसी बात को केरला स्टोरी के डायरेक्टर भूल गए और उन्होंने थोड़ी सी बात को सच रख के और बाकी सारी चीजें काल्पनिक बना दी। और दोस्तों अगर आप द कश्मीर फाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उस मूवी में कितनी चीजें सच हैं और क्या क्या झूठ है, तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाके चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कश्मीर फाइल्स कितनी सच थी और कितनी झूठ थी। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि केरला स्टोरी जैसी मूवी एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मूवी है और बस एक इंडियन स्टेट को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके पास अपने दोस्तों का शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि इस मूवी की वजह से किसी में भी कोई गलतफहमी ना हो। और आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस मूवी को देखेंगे, नहीं देखेंगे, या फिर आपको इस कहानी सच्ची लगती है या झूठी लगती है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों अब मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।